टेक्निक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में इनफर्टिलिटी की बात करेंगे। इनफर्टिलिटी, लास्ट क्लास में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की थी, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात की थी। तो बच्चे कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमने बात की थी कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो उसमें हमने नेचुरल मेथड की बात की थी, बैरियर मेथड की बात की थी, इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, केमिकल मेथड्स एंड फर्दर सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी वो कंसेप्ट है जिसमें ऑर्गेनिज्म और एक कपल जो है वो बेबी को एक्वायर नहीं कर पा रहा होता, कंसीव नहीं कर पा रहा होता। तो इनफर्टिलिटी इज अ कंसेप्ट ऑफ इनएबिलिटी टू कंसीव अ बेबी। बेबी को कंसीव ना कर पाने की टेंडेंसी और इनएबिलिटी को इनफर्टिलिटी कहते हैं। लेकिन इवन आफ्टर 1 year of unprotected पॉपुलेशन अनप्रोटेक्टेड पॉपुलेशन यानी कॉन्ट्रासेप्शन के बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन को कंसीडर किए हुए जो कॉपुलेटरी मैकेनिज्म फॉलो किया जा रहा है, उसके बाद भी 1 साल तक कंसीव ना करने की टेंडेंसी जो है उसे नैप कर पाने की इनएबिलिटी जो है उसे इनफर्टिलिटी कहा जाता। तो इनफर्टिलिटी हमारे पास 2 तरह की होगी, एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है और एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिसमें एक कपल जो है वो प्रेगनेंसी यानी कि बेबी जो है वो एक्वायर नहीं कर पा रहा, मतलब एक प्रेगनेंसी भी नहीं हो पाई है। तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी में एक भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाई है अभी तक, नॉट इवन अ सिंगल प्रेगनेंसी is attained. बट दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिसमें एक प्रेगनेंसी ऑलरेडी हो गई है जो कि सक्सेसफुल रही है, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में a pregnancy has been acquired, एक प्रेगनेंसी एक्वायर हो चुकी है, बट द प्रॉब्लम इज इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज। बट प्रॉब्लम इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज। तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो बच्चे इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे इस इनफर्टिलिटी को कोप अप करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स जो है वो साइंस ने डेवलप कर रखी है। तो बच्चे रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी, सबसे पहला इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ मेल्स। इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ मेल्स सबसे पहला है क्रिप्टोरकाइडिज्म हमने इनिशियली भी पढ़ा था। उस केस में क्रिप्टोरकाइडिज्म के केस में टेस्टिस जो है इट फेल्स टू डिसेंड इन स्क्रॉटल सैक, जिसकी वजह से वो स्पर्मेटोजेनेसिस और फर्दर टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो क्रिप्टोरकाइडिज्म इज अ सिंगल रीजन। देन इम्पोटेंसी जो है उसके केस में इरेक्शन जो है वो नहीं हो पाता, पेनिस जो है वो अनेबल होता है इरेक्शन होल्ड करने के लिए, तो इनएबिलिटी टू होल्ड इरेक्शन। तो बच्चे इसमें मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें से इरेक्टाइल टिश्यूज
में कोई प्रॉब्लम, और हाँ सिग्नलिंग मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब ब्लड इनफ्लक्स बढ़ता है, जैसे ह्यूमन के केस में अगर पेनाइल एरिया में ब्लड इनफ्लक्स की जरूरत पड़ती है इरेक्शन के लिए, तो उस वक्त ब्लड इनफ्लक्स अगर ना हो तो इरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, NO जो है, वो एंटर करता है ब्लड वेसल में ताकि ब्लड इनफ्लक्स बढ़ सके। अगर वो सिग्नलिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, NO जो है वो प्रॉपरली एंटर नहीं कर पा रहा, तो भी इरेक्शन नहीं हो पाएगी। तो इनएबिलिटी टू होल्ड इरेक्शन। ओलिगोजूस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया यानी कि लो स्पर्म काउंट। अगर स्पर्म काउंट लो है तो भी टेंडेंसी कम है स्पर्म सेल की, प्रोबेबिलिटी बहुत लो हो जाती है कि स्पर्म सेल जो है फर्टिलाइजेशन साइट तक रीच करे। एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया यानी कि नो स्पर्म्स इन सीमन, सीमन में स्पर्म्स नहीं है, ठीक है। ओलिगोस्पर्मिया मेंशन कर यहाँ पे, ओलिगोस्पर्मिया। तो एस्थेनोजूस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया यानी कि नो मोटाइल स्पर्म्स, स्पर्म्स का ना होना और मोटाइल स्पर्म्स का ना होना दो डिफरेंट इश्यूज है। नो मोटाइल स्पर्म्स इन सीमेन, ठीक है। उसके बाद और फर्दर रीजंस, क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। XY जो है वो डिटरमाइन करता है मेल डेवलपमेंट को, X और Y क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन। बट कई बार X क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा होता है, यानी कि XXY कंडीशन, जिसकी वजह से प्रॉपर मेल फंक्शंस नहीं हो पाते, ठीक है। उसके बाद थायराइड डिसफंक्शन, थायराइड BMR को यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। थायराइड का डिसफंक्शनिंग होना रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को भी इफेक्ट करता है। एट है हमारे पास कोई STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। हाँ, एक और चीज, अल्कोहलिज्म। एक्सेसिव अल्कोहल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को, अल्कोहल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को इफेक्ट करता है। सो अल्कोहलिज्म स्पर्म काउंट को रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखेगा, तो ओलिगोस्पर्मिया कॉज हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकते हैं मेल के केस में। फर्टिलिटी इन फीमेल्स, फीमेल्स के केस में सबसे पहला रीजन हमारे पास ये हो सकता है कि थायराइड जो है वो डिसफंक्शनिंग कर रहा हो। थायराइड डिसफंक्शन, हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि फीमेल के केस में हार्मोन्स, दो हार्मोन्स है जो मेनली काम करते हैं। मेल के केस में इट्स टेस्टोस्टेरोन जो फंक्शन कर रहा है, बट फीमेल्स के केस में इट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसका प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस। थर्ड, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम होना, ठीक है। तो प्रॉब्लम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी इश्यू हो रहा है तो वो भी ओव्यूलेशन, फॉलिकुलर डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा, अल्टीमेटली ओव्यूलेशन को इफेक्ट करेगा। तो जिस वजह से अब फर्टिलिटी के चांसेस जो है वो लो हो जाते हैं। ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट जो है बच्चे इनका प्रेजेंस, सिस्ट का होना ओवरी के केस में बच्चे ओवरी के फंक्शन को फॉल्ट कर सकता है। एनओव्यूलेशन, एनओव्यूलेशन, एनओव्यूलेशन अगेन किसी भी रीजन से हो सकता है। सर्टेन फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, बॉडी वीकनेस हो सकती है जिसकी वजह से
ओवरी जो है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा अंडर हार्मोनल कंट्रोल। उसके बाद इम्प्लांटेशन इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि फिब्रॉइड यूट्रस। फिब्रॉइड यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में फाइबर्स प्रोलिफरेशन हो जाता है, यानी कि उसकी वॉल में, उसकी कैनाल में फाइबर प्रोलिफरेशन हो जाता है, विच अल्टीमेटली मेक्स एंडोमेट्रियम नॉन सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए सुटेबल नहीं रहने देता। तो ये है यूट्रस। तो यूट्रस के केस में फाइबर्स प्रोलिफरेशन हो जाता है अनइवनली, जिसकी वजह से यूट्रस जो है उसमें एबिलिटी नहीं रहती ताकि स्पर्म्स जो है इवनली मूव कर पाए और इम्प्लांटेशन हो पाए। ठीक है, तो फाइब्रॉइड यूट्रस को करेक्ट किया जा सकता है थ्रू सर्जरी। उसके बाद कुछ जेनेटिक और डेवलपमेंटल इश्यू, जैसे फीमेल जब डेवलप कर रही है उसके केस में उसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डेवलप हो गया होता है, जो कि पूरा कैनाल सिस्टम की तरह, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, देन यूट्रस, देन सर्विक्स, देन वेजाइना, पूरा एक कैनाल बन जाता है। कैनाल अरेंजमेंट है। तो बच्चे ये कैनाल अरेंजमेंट इवन होना बहुत जरूरी है। कोई भी पार्ट अगर प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं है तो स्पर्म मूवमेंट में दिक्कत होगा और साइमल्टेनियसली फर्टिलाइजेशन में भी और इम्प्लांटेशन में भी। तो ये केसेस यानी कि इसे कहा जाता है नॉन कैनलाइजेशन ऑफ यूट्रस, जिसमें अनइवनली यूट्रस की डेवलपमेंट होगी, यानी कि यूट्रस जो है उसमें प्रॉपर कैनाल अरेंजमेंट डेवलप नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा और फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी लो है, ताकि क्योंकि स्पर्म मूवमेंट हॉल्ट हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। ठीक है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है। तो ये है इनफर्टिलिटी इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, तो बच्चे इनफर्टिलिटी के बाद यानी कि कपल जब है जो बेबी अटेन नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए बायोलॉजिकल सिस्टम ने और बायोटेक्नोलॉजी ने कुछ टेक्निक्स को डेवलप किया है जो प्रेगनेंसी अटेन करने में हेल्प करता है और बेबी एक्वायर करने में हेल्प करता है। तो बच्चे इनफर्टिलिटी को करेक्ट करने की टेक्निक्स और बेबी अटेन करने के लिए कुछ टेक्निक्स है जिन्हें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यानी कि ART। तो मल्टीपल टेक्निक्स है, कुछ से आप फेमिलियर भी रहोगे। तो सबसे पहली टेक्निक हमारे पास है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF वो टेक्नोलॉजी है जिसमें बेबी को के कुछ फेजेस को हम लैब अरेंजमेंट में और लैब सिस्टम में करवा दें। तो इन विट्रो उसी वजह से टर्म यूज किया गया है। इन वाइवो यानी कि नेचुरल कंडीशंस में, नेचुरल प्रोसेस के दौरान, लेकिन इन विट्रो यानी कि लैब कंडीशंस में। तो इन दिस प्रोसेस हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक oocyte जो कि हेप्लॉइड अरेंजमेंट को होगा, जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फीमेल बॉडी से, एंड सेकेंडली सीमन कलेक्ट करके उसमें से स्पर्म सेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है विच इज अगेन हेप्लॉइड इन नेचर। तो स्पर्म और oocyte हेप्लॉइड स्टेट में है और हमने वो एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो बच्चे स्पर्म के केस में हम उसकी इजैकुलेशन से यानी कि सीमन डिस्चार्ज से इवनली स्पर्म को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन oocyte के केस में दिक्कत होता है क्योंकि हमारे पास स्पर्म काउंट तो हाई रहेगा सीमन में, बट oocyte के केस में एक ही oocyte अवेलेबल हो सकता है पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो इसीलिए सक्सेस रेट को एनहांस करने के लिए, सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए फीमेल जिससे oocyte एक्सट्रैक्ट करना है उसे हार्मोनल डोजेस दिए जाते हैं ताकि मल्टीपल ओव्यूलेशंस हो सके। तो इस मल्टीपल ओव्यूलेशंस के बाद हम मल्टीपल oocytes एक्वायर कर लेते हैं ताकि इस IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को सक्सेसफुल करवाया जा सके। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस oocyte को लेंगे और स्पर्म सेल को लेंगे और
एक टेस्ट ट्यूब में और एक या फिर कोई डिश में, पेट्री डिश में इसे ऐड कर देंगे ताकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके। तो बिल्कुल वैसा ही पीएच, टेम्परेचर और वैसी ही कंडीशंस मेंटेन की जाती है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए ऑप्टिमम होगी। तो बच्चा फर्टिलाइजेशन जो है वो टेस्ट ट्यूब में होगी। फर्टिलाइजेशन इन टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग्जैक्टली हमें एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि सिंगल सेल्ड होगा, दैट इज जाइगोट, जो कि एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है अगेन। और इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के बाद हमें मिलेगी एम्ब्रियोनिक स्टेज, और ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम 8 to 16 सेल स्टेज को लेंगे। 8 to 16 सेल स्टेज, जब हमने डेवलपमेंट की बात की थी और डिवीजन की बात की थी, तो हमने देखा था कि जो 8 to 16 सेल स्टेज है वो माइग्रेट करते हुए फेलोपियन ट्यूब से आगे आ जाती है। तो बच्चे जो इम्प्लांट होती है वो होती है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ठीक है, तो जैसे जैसे डिवीजन हो रही होती है 2 सेल से 3 सेल, देन 4 सेल, देन 8 सेल, इस तरीके से जैसे जैसे डिवीजन हो रहा है वैसे वैसे स्ट्रक्चर जो है वो फेलोपियन ट्यूब से आगे की तरफ आता है और यूट्रस में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो यूट्रस में एंटर कर जाता है। तो मतलब हमारे पास 8 to 16 सेल स्टेज जो है वो यहां तक होती है। तो मतलब वो रेडी होती है यहाँ तक ब्लास्टोसिस्ट बनाने के लिए और अल्टीमेटली इम्प्लांट होने के लिए। तो मतलब फेलोपियन ट्यूब से डिवीजन होते होते स्ट्रक्चर यहाँ तक पहुंच गया। तो हम क्या करते हैं, इसीलिए 8 to 16 सेल स्टेज लेते हैं और उसे इम्प्लांट कर देते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं यूट्रस से। ट्रांसफर्ड इन यूट्रस, मतलब यहाँ पे हमने सिर्फ लैब कंडीशन में जो प्रोसेस करवाया दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्दर डेवलपमेंट लैब कंडीशंस में नहीं होती। फर्दर डेवलपमेंट जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है, दैट इज इनसाइड द यूट्रस। यूट्रस में होगी। तो हम 8 to 16 सेल स्टेज लेते हैं आईवीएफ के दौरान, जो कि यूट्रस में ट्रांसफर की जाती है, क्योंकि ये 8 to 16 सेल स्टेज जो है वो यूट्रस तक रीच कर चुकी होती है, तो इसीलिए हम वहां पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, पर हाँ अब कुछ केसेस में जाइगोट यानी कि ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो भी डिवाइड नहीं किया है इससे ट्रांसफर किया जाता, बट हम इसको यूट्रस में ट्रांसफर नहीं कर सकते। जाइगोट की फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइजेशन साइट पे, और फर्टिलाइजेशन साइट पे यानी कि फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट प्रेजेंट होता। तो इसीलिए अगर हमें जाइगोट को डायरेक्टली ट्रांसफर करना है उस केस में टेक्निक को एक नाम दिया जाता है, दैट इज जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी कि जिफ्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है जाइगोट को हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इन फेलोपियन ट्यूब। फिर ये जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा, डिवाइड करता हुआ फेलोपियन ट्यूब से पास करेगा। तो बच्चे सारा प्रोसेस जो है इससे पहले का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आर्टिफिशियली हुआ होता है। तो फीमेल बॉडी में वो ऑप्टिमल हार्मोनल कंडीशंस और एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन और फर्दर जाइगोट मूवमेंट और एम्ब्रियोनिक मूवमेंट को प्रमोट करे और फर्दर इम्प्लांटेशन के लिए रेडी रहे। तो फीमेल को भी जहां पे ये इम्प्लांट करवाना है एम्ब्रियो, उस फीमेल को हार्मोनल डोजेस पे रखा जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू फेलोपियन ट्यूब। तो वो हार्मोनल डोजेस जो है वो फीमेल को प्रिपेयर कर लेते हैं ताकि वो फीमेल जो है वो इम्प्लांट कर पाए इस स्ट्रक्चर। तो बच्चे अब नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है गिफ्ट। पहले हमने जिफ्ट की बात की यानी कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अब हम बात करेंगे गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यानी कि गिफ्ट।
GIF2। तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जो है, इसमें गैमीट को ट्रांसफर किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। जब oocyte रिलीज होता है यानी कि ओव्यूलेशन होता है, उसके आसपास उसके टाइम को कंसीडर किया जाता है और उसी दौरान गैमीट को ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। तो गैमीट इज ट्रांसफर्ड इन फेलोपियन ट्यूब, यानी कि स्पर्म सेल को ट्रांसफर कर दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, और हम फेलोपियन ट्यूब में डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसीलिए तो स्पर्म जो स्पर्म डिस्ट्रक्शन होता है फीमेल ट्रैक में, जो स्पर्म डिस्ट्रॉय होते हैं, किल होते हैं ड्यूरिंग देयर पैसेज, उसके चांसेस लो हो जाए। ठीक है, तो गैमीट या ट्रांसफर इन फेलोपियन ट्यूब, और ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल होती है उस केस में जब ओलिगोस्पर्मिया या एस्थेनोजूस्पर्मिया, ठीक है, ओलिगोस्पर्मिया या फिर एस्थेनोजूस्पर्मिया, ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसी कंडीशंस की वजह से इनफर्टिलिटी कॉज हो रही होती है, तो ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब डायरेक्टली। ठीक है, तो ये है गिफ्ट के बारे में। ठीक है, और अब नेक्स्ट टेक्निक गिफ्ट के बाद हमारे पास है ICSI, यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ICSI, तो ICSI ये वो टेक्निक है जिसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स जो है वो नहीं करवाए जाते, यानी कि स्पर्म और oocyte का मीटिंग जो है वो डायरेक्टली न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म में ही होगा। तो इन दिस केस स्पर्म इज डायरेक्टली injected in cytoplasm of oocyte, साइटोप्लाज्म ऑफ oocyte। और इसके केस में इस वजह से हमने ट्रांसफर किया तो स्पर्म को एक्रोसोमल कैपेसिटेशन शो नहीं करना, एक्रोसोमल रिएक्शन उसने शो नहीं किया, तो सारे मैकेनिज्म्स इवेड हो गए, तो इसमें देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स नहीं होते इसके केस। ठीक है, तो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म से। अब फर्दर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये वो टेक्निक है जिसमें सीमन को डायरेक्टली डिपॉजिट किया जाता है फीमेल वेजाइना में यूजिंग कैथेटर, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो सीमन is deposited in female vagina artificially, तो naturally insemination, naturally semen deposit नहीं हो रहा, आर्टिफिशियली करवाया जा रहा है यूजिंग कैथेटर, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन उसी प्रोसेस को कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे इन सब प्रोसेस के बाद फीमेल जो है उसे डेवलपमेंट का प्रोसेस अपनी बॉडी में ही करवाना पड़ता है, यानी कि फर्दर जो डेवलपमेंट होगा डिवीजन से लेकर फर्दर फीटस तक की डेवलपमेंट, देन फुली डेवलप्ड चाइल्ड। ठीक है, तो वो पूरा डेवलपमेंट और पार्चुरेशन का प्रोसेस वही होगा फीमेल बॉडी में। अगर इश्यू है इम्प्लांटेशन के साथ, तो वजह अगर इम्प्लांटेशन इश्यू है तो ये टेक्निक्स का फुलफिल होने के चांसेस नहीं होते, प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो सकती यूजिंग दीज पर्टिकुलर टेक्निक्स। तो इन पर्टिकुलर टेक्निक्स को फिर एप्लीकेबल करवाया जाता है और यूज किया जाता है और हेल्प ली जाती है सरोगेट मदर की। तो सरोगेट मदर वो फीमेल होती है जिसकी बॉडी में डेवलपिंग स्ट्रक्चर, यानी कि
वो चाइल्ड जो उसका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं रहेगा वो डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि जो मदर है, एक्चुअल बायोलॉजिकल मदर है, उसकी बॉडी में इम्प्लांटेशन टेंडेंसी नहीं है, उसका यूट्रस इम्प्लांट और बेबी को कैरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से लीगली सरोगेट मदर को ऑप्ट करना पड़ता है। सरोगेट मदर इज ऑप्टेड इफ biological mother is unable to carry child in uterus, in her uterus। तो बच्चे पूरा लीगल प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल जो सरोगेट मदर है वो बेबी को क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि बायोलॉजिकल मदर का राइट होता है उस पे, और सारा पेपर फॉर्मेलिटीज और पेपर वर्क के बाद इसे लीगलाइज किया जाता है। ये लीगलाइज वर्क है, और सारे पेपर के बाद ये प्रोसेस जो है वो इनिशिएट किया जाता है सरोगेट मदर के साथ। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो आईवीएफ की हेल्प से होगी। तो 8 to 16 सेल स्टेज में बेबी को ट्रांसफर कर दिया जाता है सरोगेट मदर के यूट्रस। तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एबॉर्शन। तो एबॉर्शन कहा जाता है इस टेक्निक को जिसमें पेरेंट जो है वो डेवलपिंग बेबी को टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है, उसे यूट्रस से रिमूव कर दिया जाता है, फर्दर डेवलपमेंट नहीं होने दिया जाता, ठीक है। तो किलिंग ऑफ डेवलपिंग बेबी इनसाइड द यूट्रस is called as medical termination of pregnancy। प्रेगनेंसी को रोक दिया जाता है। तो बच्चे इस केस में क्या होता है, जैसे मेडिकल टर्मिनेशन तब करवाया जाता है जैसे कि जब बेबी जो है वो डेवलप नहीं कर पा रहा प्रॉपरली, वो यूट्रस में डेवलप नहीं हो रहा है और उसका ऑलरेडी डेथ हो चुका है, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं किया जाता, फर्दर डेवलपमेंट नहीं देखा जाता। और साथ में कुछ केसेस में ऐसा होता है कि क्रोमोसोमल डिटेक्शन करवाने के बाद पता चलता है कि इस ऑर्गेनिज्म को कोई क्रोमोसोमल डिजीज रहने वाली है, जिसकी वजह से वो सोशली जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और फिजिकली फिट नहीं होगा, मेंटली हेल्दी नहीं होगा, तो उस केस में भी मेडिकल टर्मिनेशन करवाया जा सकता है, ठीक है। और थर्ड केस, जब कपल को जब अब बेबी नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑप्ट कर सकते हैं। तो इट इंक्लूड्स टर्मिनेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द यूट्रस में टर्मिनेट कर देना बेबी की डेवलपमेंट को। और रीजन क्या हो सकता है? रीजन माइट बी अनवांटेड चाइल्ड, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है। दूसरा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकते हैं, और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो बेबी के साथ एसोसिएटेड हो, या फिर उसके डेवलपमेंट नहीं हो रहा नॉर्मली, तो उसकी वजह से टर्मिनेट करवाना पड़ सकता है। पर बच्चे लोगों के लिए ये मेडिकल टर्मिनेशन जो है वो लोग इसीलिए यूज करते हैं जब वो एक पर्टिकुलर जेंडर के बेबी को किल करवाना होता है। जैसे फीमेल फीटिसाइड के केस की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होता है, जब लोग जो है वो जेंडर को डिटरमाइन करवाते हैं, बेबी के सेक्स को डिटरमाइन करवाते हैं, और अल्टीमेटली अगर फीमेल है तो उस फीमेल फीटस को किल करवा दिया जाता है। तो बच्चे फीमेल किसी भी फीटस को के जेंडर को अगर डिटरमाइन करवाना है तो वो नियरली 3rd मंथ के बाद होगा। 3 महीने के बाद जो है नियरली सेक्स ऑर्गन्स डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। तो फीटस के सेक्स ऑर्गन्स जो है वो नियरली 3 मंथ्स के बाद डेवलप होते हैं, जिसके बाद इजी डिटेक्शन करवाया जा सकता है। हाँ, मैं एमनियोसेंटेसिस की बात नहीं कर रही। एमनियोसेंटेसिस के केस में आप इनिशियली भी करवा सकते हो, क्योंकि उसमें से सेल एक्सट्रैक्ट किया और क्रोमोसोम को एनालाइज करवा दिया। बट इसके केस में जैसे बहुत सारी टेक्निक्स है जो सिर्फ गोनाडियल डेवलपमेंट और सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट को एनालाइज कर पाते हैं, तो 3 महीने बाद इजी हो जाता है बेबी के जेंडर को डिटरमाइन करना थ्रू सिंपलर टेक्निक्स। तो इसीलिए लोग क्या करते थे, 3rd मंथ के बाद यानी कि 1st ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद जेंडर डिटेक्शन करवाते थे और अल्टीमेटली उसे टर्मिनेट करवा देते थे प्रेगनेंसी को।
ठीक है, फीमेल होता था तो टर्मिनेट करवा देते थे। तो इसीलिए अब एक एक्ट फ्रेम किया गया है, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट विच इज फ्रेम्ड इन 1971, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को कोई अनवांटेड चाइल्ड है या हेल्थ इश्यू और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो उस बेबी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है बिफोर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीट होने के पहले पहले एबॉर्शन जो है वो लीगलाइज माना गया है। वो भी तब जब डॉक्टर पूरा कंफर्म करे कि ऐसा कोई सिचुएशन है। ठीक है, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर आप अबॉर्ट करवा देते हो बिना किसी चेकअप के और बिना किसी जेंडर डिटेक्शन के, ठीक है, तो उस केस में इजी टर्मिनेशन करवाया जा सकता है। इसकी वजह से मदर को इफेक्ट नहीं पड़ता और मदर की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि सेफ रहेगा मदर के लिए नियरली। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। बट अगर आप डिटेक्शन करवा रहे हो, डॉक्टर कंफर्म करता है कि उसमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर बेबी की ग्रोथ ऑप्टिमली नहीं हो रही है, तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे और डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे टर्मिनेशन करवाया जा सकता है। तो कुछ सेफर साइड में रहने के लिए, कुछ इन सिचुएशन को, फीमेल फीटिसाइड को काफी हद तक रोकने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के पहले पहले प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाना लीगलाइज किया गया है, अगेन प्रॉपर रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, तो ये है हमारे पास मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि एबॉर्शन पे चेक। तो बच्चे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अगेन वो डिजीजेस है जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है। हाँ, अगर कोई और मोड भी है ट्रांसमिट होने का, तो भी अगर कोई डिजीज ऐसी है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होगी तो उसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें बात करनी है बैक्टीरियल एसटीडीज की, जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं। तो बैक्टीरियल में हम बात करेंगे साइफिलिस की, गोनोरिया की और क्लमाइडिया की। वायरल में एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने वाली डिजीज, दैट इज एड्स। वायरल के केस में जेनिटल हर्पिस, एंड जेनिटल वॉर्ड्स। और लास्ट जो करेंगे वो सिर्फ प्रोटोजोन डिजीज है। तो प्रोटोजोन डिजीज में ट्राइकोमोनासिस, तो ये 3 कैटेगरीज है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की, जिसमें से सबसे पहले है बैक्टीरियल डिजीज। एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो बैक्टीरियल एसटीडीज में हमारे पास सबसे पहले है साइफिलिस, जो कि बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स डिजीज है। वो इसीलिए क्योंकि बच्चे इसके केस में हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी, और इस मल्टीपल स्टेजेस में जो एक लेटेंट स्टेज आती है जिसमें कोई सिम्टम नहीं आएगा और अल्टीमेटली सारे बॉडी के ऑर्गन्स इफेक्ट हो चुके होते हैं और उनके फंक्शंस नियरली स्टॉप हो चुके होते हैं। तो साइफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम। Treponema pallidum is a causative agent in case of syphilis. तो इसके केस में हमारे पास मल्टीपल स्टेजेस हैं। पहले की प्राइमरी स्टेज, जिसमें रेडिश पसल्स जो है वो बॉडी में इरप्ट होंगे। ठीक है, रेडिश पसल्स ऑन स्किन
ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये गायब हो जाएंगे। और सेकेंडरी स्टेज में इसके बाद आएंगे रैशेस, नियरली अल्सर्स, ठीक है, नोइजिया, फीवर। एक बेसिक लेवल पे ये कुछ बेसिक सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अगेन ये सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद एक लेटेंट फेज आएगा जिसमें कोई भी सिम्टम नहीं रहेगा, बहुत लंबा फेज होता है, ठीक है, 10 to 15 ईयर्स से भी ज्यादा का हो सकता है। तो लेटेंट फेज में कोई भी सिम्टम नहीं होगा, और ये वो फेज होगा जब ट्रिपोनिमा पैलिडम सारे ऑर्गन्स को इन्वेड कर रहा होगा। और अल्टीमेटली टर्शरी फेज वो होगा जिसमें सारे ऑर्गन्स इफेक्ट हो चुके होंगे और वो नॉन फंक्शनल हो गए होंगे, डिस्ट्रॉय हो गए होंगे। तो इन्वेजन ऑफ विसरल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग लंग्स, किडनीज, तो मतलब हमारे सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इंक्लूडिंग लीवर, लंग्स, किडनी जो है इफेक्ट हो चुके होते हैं और फंक्शन नहीं कर रहे होते। हाँ, लेटर स्टेज जब सारे ऑर्गन्स इन्वेड हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए होने वाले हैं नियरली, तो उस टाइम पे इस डिजीज को करेक्ट नहीं किया जा सकता, बट इनिशियल स्टेजेस में इसको करेक्ट किया जा सकता है थ्रू एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स की हेल्प से इसे करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट डिजीज मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ बच्चे। नेक्स्ट डिजीज है गोनोरिया। Gonorrhea is caused by Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea is the causative agent. Neisseria gonorrhea जो है बच्चे वो कॉज करता है ये डिजीज, और ये ट्रांसमिट और मेनली इफेक्ट करता है यूरेथ्रा को इफेक्ट करता है, और सर्टेन केसेस में ब्लैडर को, फीमेल्स के केस में यूट्रस, वेजाइना, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को, ये रीजन्स को इफेक्ट करता है। तो मेनली इफेक्ट्स यूरेथ्रा। ठीक है, इन सर्टेन केसेस, फीमेल के केस में फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, इसे भी इफेक्ट कर रहा है। और बच्चे इसका ट्रांसफर जो है वो प्लेसेंटल मोड से भी हो सकता है। तो ट्रांसमिशन ऑल्सो थ्रू प्लेसेंटल मोड, यानी कि जो बेबी डेवलप कर रहा होगा वो भी इफेक्ट हो सकता है अगर मदर इफेक्टेड है। तो प्लेसेंटल मोड से भी होता है, जिसकी वजह से बेबी इफेक्ट हो सकता है। तो बेबी जैसे ही बर्थ लेता है, अगर मदर इफेक्टेड रही है, तो बेबी अगर बर्थ लेता है तो बेबी को फर्दर ट्रीटमेंट दिया जाता है, और बेबी जो है उसके केस में ये गोनोरिया और भी ज्यादा सेवियरली इफेक्ट कर सकता है उसकी आईज को। तो ब्लाइंडनेस कॉज हो सकती है न्यूबॉर्न बेबी के केस में। तो न्यूबॉर्न बेबी को इस डिजीज के केस में ट्रीट किया जाता है, आईज में पोर किया जाएगा 1% सिल्वर नाइट्रेट जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, बहुत एफिशिएंट प्रॉपर्टी होती है, और ये सिल्वर नाइट्रेट 1% सोल्यूशन जो है वो आईज में पोर किया जाता है ताकि गोनोरिया कॉजिंग और गोनोरिया इफेक्ट को कम किया जा सके। ठीक है, तो बेबी को आईज को ब्लाइंडनेस से बचाने के लिए ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, बाकी यूरेथ्रा को इफेक्ट करता है मेनली, जिसकी वजह से पेनफुल यूरिनेशन और पस डिस्चार्ज देखा जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, तो पेनफुल यूरिनेशन एंड पस डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास तो थर्ड डिजीज है बच्चे, थर्ड बैक्टीरियल डिजीज दैट इज क्लेमाइडियासिस। हमें इसका बहुत ही, इन डिजीजेस का बहुत ही बेसिक आइडिया चाहिए। तो दिस इज कॉज्ड बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। इसके केस में भी नियरली गोनोरिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, ये भी यूरेथ्रा को बहुत सेवियरली इफेक्ट करता है, एंड इसके केस में भी पेनफुल यूरिनेशन देखने को मिलेगा,
फर्स्ट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, इट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डिजीज इन यूरेथ्रा, ठीक है। मेल के केस में और फीमेल के केस में यूरिनरी ब्लैडर को भी सर्टेन लेवल पे इफेक्ट करता है, बट मेनली यूरेथ्रा को, ठीक है। फीमेल्स के केस में वेजाइनल एरिया, सर्विकल एरिया भी इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट डिजीज यानी कि वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस में सबसे पहले डिजीज है एड्स, विच इज कॉज्ड बाय, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, विच इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। बच्चे वो डिजीज है जो आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देती है, विच अटैक्स द इम्यून सेल्स। और वो कौन से इम्यून सेल्स हैं, किस तरीके से अटैक होता है, क्या इफेक्ट होता है, वो हमें फर्दर चैप्टर में भी पढ़ना, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो हम वहां उस पर डिटेल में बात करेंगे कि एड्स जो है उसका इफेक्ट कैसे होता है और किस तरीके से ट्रांसमिट होता है HIV, ठीक है। और एड्स के बाद जेनिटल herpes. Genital herpes is caused by herpes simplex virus. Herpes simplex virus. तो बच्चे ये ऐसी डिजीज है जिसके केस में जेनिटल एरिया में, यानी कि जेनिटल्स में हार्ड बेस इरप्शंस हो जाती है, बहुत रेडिश और हार्ड बेस रेडिश इरप्शंस जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, हार्ड बेस रेडिश इरप्शंस। तो बच्चे HIV के अगर हम केस में बात करेंगे, हम जानते हैं कि HIV और एड्स जो है वो क्यूरेबल डिजीज नहीं है। सेम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ जेनिटल herpes, इट इज अगेन नॉट क्यूरेबल, इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। हाँ, एंटीवायरल ड्रग देके इसे बहुत हद तक कम किया जा सकता है इसके इफेक्ट को, बट करेक्शन और क्योर नहीं है इस डिजीज का। बट जो नेक्स्ट डिजीज है, ये थी जेनिटल herpes जो क्यूरेबल नहीं है। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट डिजीज, दैट इज जेनिटल वॉर्ट्स। अगेन जेनिटल वॉर्ट्स यानी कि हार्ड बेस इरेगुलर हार्ड इरप्शंस, हार्ड बेस इरेगुलर इरप्शंस जो कि जेनिटल्स में होते हैं, ऑन जेनिटेलियास, जेनिटल रीजन्स में होंगे। तो बच्चे इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट हाँ अगर ये डिजीज क्योर नहीं की जाए तो ये बहुत सेवियर डिजीजेस भी कॉज कर सकती, कंडीशन भी कॉज कर सकती है। और फीमेल के केस में इट कैन कॉज सर्विकल कैंसर ऑल्सो, and this disease is caused by human papilloma virus. Human papilloma virus, ये human papilloma virus जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है जो कि सर्विकल कैंसर कॉज करता है। इनिशियल सिम्टम्स, इनिशियली ये जेनिटल वॉर्ट्स कॉज करेगा और लेटर मतलब ट्रीट नहीं किया गया तो फर्दर ये सर्विकल कैंसर कॉज करेगा। मुझे इसके ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली सिर्फ एंटीवायरल ड्रग्स नहीं लिए जाते। इसके केस में क्या किया जाता है, इसके केस में लेजर थेरेपी हेल्प करती है, लिक्विड नाइट्रोजन को भी यूज किया जाता है फॉर थेरेपी, सर्जरी का रिक्वायरमेंट पड़ता है। और बच्चे एक ट्रीटमेंट जिसमें हम पोडोफाइलम एक प्लांट है जिसके रूट्स यूज किए जाते हैं, पोडोफाइलम रूट्स, उसको टिंचर बेंजोइन के साथ यूज किया जाता है, टिंचर ऑफ बेंजोइन, बेंजोइन के टिंचर के साथ पोडोफाइलम रूट्स को यूज किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट, जो कि बहुत इफेक्टिव रहता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 3 डिजीजेस, एड्स, जेनिटल herpes एंड जेनिटल वॉर्ट्स। जेनिटल herpes इज कॉज्ड बाय herpes simplex वायरस जो कि क्यूरेबल नहीं है,
इसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है, बट ये क्योर नहीं होती, बट जेनिटल वॉर्ड जो है वो क्योर हो जाती है इन पर्टिकुलर mechanisms और ट्रीटमेंट से, एंड इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। लास्ट है हमारे पास प्रोटोजोअन डिजीज, जिसपे हम बात करेंगे ट्राइकोमोनासिस की। ट्राइकोमोनासिस एक ऐसी डिजीज है जो कि ट्राइकोमोनास वेजिनालिस कॉज करता है। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, और ट्राइकोमोनास वेजिनालिस जो है बच्चे ये इफेक्ट करता है वेजाइनल एरिया को, यानी कि रिप्रोडक्टिव ओपनिंग्स को। तो इसी केस में क्या होता है बच्चे, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस जो है वो प्रोलिफरेट करता है वेजाइनल ओपनिंग के पास। तो फीमेल जो है और वहां पे एग ले करती है, और एग ले करने के बाद वहां पे एक्सटेंसिव प्रोलिफरेशन होता है वेजाइनल रीजन के पास, जिसकी वजह से बहुत फाउल स्मेल रहेगा और येलोइश डिस्चार्ज होता है वेजाइनल एरिया से। तो येलोइश डिस्चार्ज विद फाउल स्मेल, विद एक्सट्रीम फाउल स्मेल। फाउल स्मेल आएगा और येलोइश डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो एंटी प्रोटोजोअन ड्रग्स जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है, इसके ट्रीटमेंट में। तो ये है हमारे पास एसटीडीज, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, ठीक है।